हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों 12 जून को आपकी परीक्षा है यूपी पीसीएस 2022 की। तो उसी सीरीज़ में उसी को आपको मार्क्स बूस्ट करने के लिए मैं आपके लिए क्विक रिवीजन लेके आया हूँ। कंप्लीट हिस्ट्री, वो भी 1 लाइनर्स की फॉर्म में। और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया आपके आने वाले एग्जाम में। चाहे आप देख लेना, किसी भी आप स्टेट परीक्षा की तैयारी करें या किसी भी अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आपके बहुत काम आने वाला है। और खासकर जो स्टेट पीसीएस वाले बच्चे हैं उनके लिए तो यहाँ से आपको तो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमेशा। ठीक है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप सबको पता है। जो भी सीरियस एस्पायरेंट है उनको पता है कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है द सिलेक्शन क्लासेस के नाम से, आप वहाँ पर जाके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। द सिलेक्शन क्लासेस आप सर्च कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये आपके लिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी और इसमें करीब 500 क्वेश्चंस हैं। तो ये 500 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बात करते हैं पहले सवाल की। तो इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो हम सबको पता है, इसको बोला जाता है पुरापाषाण काल। तो आप यहाँ पर पुरापाषाण काल। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? तो ये जो इंसान की सभ्यता विकसित होने लगी थी पुरापाषाण काल में, उसके बाद इवोल्यूशन हुआ है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे लगेंगे एक्स्ट्रा, वो मैं आपको बता दूंगा। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो जो पूरी की पूरी जो सभ्यता है वो हमारे ये इंडस जो रिवर है, इंडस रिवर के किनारे ही करीब ये पूरी की पूरी सभ्यता इस तरह से बसी हुई थी। यहाँ पर महाराष्ट्र में जाती है, इधर पाकिस्तान का हिस्सा था, इधर जम्मू कश्मीर, इधर यूपी में आलमगीरपुर। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट जो रिवर थी इसमें इंडस रिवर थी और सरस्वती वगैरह भी रिवर वहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो ये मोहनजोदाड़ो था। ठीक है, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी स्थानों में दड़ो लगता है, दड़ों में आपको मिलेगा, तो वो सब सारे के सारे पाकिस्तान वाले हिस्से में है, जो हमारा पाकिस्तान है। ठीक है, निकम्मा पाकिस्तान, उसी हिस्से में ये सब चले गए हैं। मोहनजोदाड़ो का एक और नाम है जो कि मृतकों का टीला है, माउंट ऑफ डेड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। विशाल स्नानागार ये मोहनजोदाड़ो में मिलता है, जहाँ पर सब लोग एक साथ एक तरह से रिचुअल्स की फॉर्म में नहा सकते हैं। जैसे आज भी आपने देखा होगा गंगा जी में स्नान करते हैं बहुत सारे लोग, किसी न किसी एक पर्टिकुलर डे पे गंगा स्नान वगैरह पे। देवी माता की पूजा ये भी संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से। लोथल नामक स्थान किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात करता है। सिंधु घाटी में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक जो लोग थे वो दूध और इसके बने हुए उत्पाद पसंद करते थे। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया? ये तांबा था दोस्तों। ठीक है, तांबा। उसके बाद किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है या त्रिवेदी कहा जाता है? एक तरह से ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। आर्य अरब-पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे स्थान का प्रयोग किया। ठीक है, एक्चुअली क्या था, रथ का प्रयोग किया। कि जो आर्यन थे, आर्यन ऐसा बोला जाता है कि आर्यन एक ट्राइब थी जो कि मध्य एशिया से आई थी, और मध्य एशिया से जब वो आने लगे हिंदुस्तान में, ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट है हिंदुस्तान का, यहाँ से उन्होंने एंट्री करी। तो यहाँ के जो लोकल हैबिटेंट्स से इनको इन्होंने पराजित किया या इनके ऊपर डोमिनेशन किया, क्योंकि ये थोड़े से ज़्यादा एक तरह से टेक्नोलॉजी में या इनके पास घोड़े वगैरह ज़्यादा थे, जिसकी वजह से इन्होंने जो लोकल लोग थे उनको डरा धमका के अपना यहाँ पर वर्चस्व स्थापित करने का कोशिश करा। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, इस तथ्य से क्या पुष्टि होता है? तो ऋग्वेद में एक्चुअली गाय का बड़ा महत्व है। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्धों के लिए लड़े गए पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, ना कि जमीन होती थी। ठीक है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? तो ऐतत्यर्य ब्राह्मण होते हैं, तो जो वेद होते हैं उनसे जुड़े हुए कुछ ब्राह्मण्स होते हैं। ब्राह्मण वो हैं जो कि वेदों को समझने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वेदों की लैंग्वेज ईजी नहीं है, तो उनको समझाने के लिए एक डॉक्यूमेंट है या एक बुक है जिसको ब्राह्मण बोलते हैं। तो हर वेद से जुड़े हुए कुछ ब्राह्मण हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं दूंगा क्योंकि हमें चीज़ों को बहुत तेज़ी से पढ़ना है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो गार्गी का एक डायलॉग था जिसमें
गार्गी ने मतलब और एक फेमिनाइन कैरेक्टर को वहाँ पर शो किया, उनकी बात नहीं मानी थी, उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं मानने वाली तुम्हारी बात, तो कुछ इस तरह का डायलॉग है उसमें। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है, तो अशोक मौर्य का जो रुमिनई स्तंभ है वहाँ से उसका पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जो स्थान है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई, ये राजगृह में हुई थी। तो आपको बता देता हूँ, ये रवा पका आपको याद रखना है, रवा पका, ठीक है। तो पहला राजकीय हो गया, उसके बाद पाटलिपुत्र, फिर यहाँ पे कश्मीर हो गया, और वहाँ से आई थिंक एक और है, ठीक है। तो आप याद रख लेना रवा पका करके। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति, तो बुद्ध का मतलब ही होता है कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था, स्त्री एवं शूद्र को। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता था, दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाएगा तो निर्वाण मिल जाएगा, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, ठीक है। तो डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ सॉरो, ये भगवान गौतम बुद्ध ने बोला था, या उसका एक तरह से डॉक्ट्राइन है ये। तो आपको अपनी डिज़ायर्स पे कंट्रोल होना चाहिए। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी, तो ये पाली लैंग्वेज में की गई थी। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है तो ये है वामसात पाकसिनी, ठीक है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ पे प्राप्त हुआ था, तो सारनाथ वृक्ष, जो सारनाथ है वहाँ पर एक बोला जाता है वृक्ष है, तो बोध गया में वो हुआ था। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाले धर्म कौन सा है, तो बौद्ध धर्म मैंने आपको बताया। महावीर 24वें तीर्थंकर थे, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो 23वें, ठीक है, तो ये पार्श्वनाथ थे, ठीक है, पार्श्वनाथ। और अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ये ऋषभदेव थे, ये ठीक है, ये ऋषभदेव थे। तो ये पहले तीर्थंकर बुद्धिज़्म के, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर मैंने आपको बताया ऋषभदेव, नीचे लिखा हुआ है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, उनको अंगुत्तर निकाय मतलब अंग बोलते थे। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर हैं, तो श्रवण बेलगोला में है, ठीक है, वहाँ पे एक्सपेंशन करने गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 32, भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो लोहा युग जुड़ा हुआ है। तो चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ में मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था, ठीक है, तो बिंबिसार, वहाँ पे उन्होंने मगध को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया, ठीक है। तो सबसे पहला बिंबिसार एक मेजर मतलब किंग के रूप में वहाँ पे इस्टेब्लिश कर पाए। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने पर प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत की, तो संस्कृत का जो ओरिजिन है ऐसा बोला जाता है कि ये आर्यंस ने किया है, और आर्यंस इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब परफेक्ट थे। अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई करी थी झेलम नदी के तट पर। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है, मूसा साहिब है। महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकलवाया था या निकाला था, ये निकाला था यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र का नाम था वो बिंदुसार था। बिंदुसार के समय अशांति कहाँ हुई थी या कहाँ थी, तक्षशिला में। तो जो वॉर हुआ था कलिंग का फेमस, वो भी उसके बाद तो अशोक ने बोल दिया जी अब हम अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, मैं ब्लड शेड से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कब आया था, जब कलिंग का युद्ध हुआ था, ये 261 BC में हुआ था दोस्तों। देवनाम प्रिय के नाम से अशोक ही विख्यात हैं। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है, तो जो रॉक एडिक्ट्स हैं 13, ठीक है, जो हमारे पास जो स्तंभ मिलते हैं और कुछ हमारे पास रॉक एडिक्ट मिलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रॉक एडिक्ट। तो रॉक एडिक्ट में यहाँ पर 13 में जिक्र है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपना एक तरह से रूपांतरण किया था। अशोक मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजपूत जो था वो मेगास्थनीज था। इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या से केंद्रित संबंधित था, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से उनका ताल्लुकात था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, तो ये अशोक को कहा जाता है, क्योंकि अशोक ने ही इस एक ट्रेंड को शुरू करा था कि यदि हम कोई भी चीज़ याद रखना चाहते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम तो हमें उसको लिख लेना चाहिए। तो उस टाइम पे किताब कॉपी पेपर वगैरह का इतना कोई मतलब जोर नहीं था, तो उन्होंने अपने जो आसपास की दीवारें थी, कुछ खंबे थे, वहाँ पर लिखना शुरू करा। और आज भी जो हिस्टोरियंस हैं उसको सिर्फ इसी वजह से जान पाए क्योंकि उस जो लिपि को एक तरह से डेसीफर कर पाए और उसके बाद उसको
पता चला कि अशोक के बारे में ये सारी जानकारी हमको मिलती है। तो मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था, तो जिला प्रशासक जो था उसका नाम मतलब जिला प्रशासक को स्थानिक बोलते थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम बृहदर था। मिलिंद पानो क्या है, तो ये बौद्ध का एक पार्ट है मिलिंद पानो। कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है, तो गांधार कला जाता है ये। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम कनिष्क था। तो शक संवत किसने और कब शुरू करा, तो ये कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में शुरू करा था। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी, तो कनिष्क के शासनकाल में ही पनपी थी दोस्तों। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे, तो ये कलिंग से रिलेटेड है राजा खारवेल। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक जो था वो गौतमीपुत्र सतकर्णी था। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि जो सातवाहन था वो मतलब उसका जो इस्टेब्लिश किसने किया था, कौन सा राजा था जिसने सातवाहन डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट करी थी। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था, तो ये गुप्त ने किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से और जाना जाता है, तो ये विक्रमादित्य है। ठीक है, एक चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अलग थे दोस्तों, और विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय थे। हरिशेन किस राजा का राजकवि था, तो ये समुद्रगुप्त का था। और समुद्रगुप्त तो दोस्तों भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है समुद्रगुप्त को। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था, तो ये हुणों ने आक्रमण किया था। तो ये जो उस टाइम पे छोटी छोटी डायनेस्टीज थी वो सब हुणों के आक्रमण के द्वारा वो ख़त्म हो गई थी। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, तो सोने के सिक्के। तो शीशे के सिक्के जारी किसने करे थे, आप मुझे कमेंट में बताइए कमेंट करके। अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन बोला जाता है, तो मैंने बताया अभी आपको समुद्रगुप्त बोला जाता है। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियाँ वर्णन हैं, तो ये समुद्रगुप्त के बारे में। मेघदूत का लेखक कौन है, तो मेघदूत लिखी है कालिदास ने। फाहियान किसके शासक काल में भारत आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की, तो गुप्त काल में बनी है। संगम काल जो है वो साउथ का एक तरह से वो है, तो उनका व्यापार केंद्र था अरिकामेडू। चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी, तो इन्होंने बोला था पंडित चोल या मुंडीकोंड या गेंगे कोंड। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों में दान दिया गया था, तो पल्ली चंदम। ठीक है, किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था, तो राज राजा प्रथम ने लंका तक अपना मतलब इवन ये है कि इंडोनेशिया तक इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया था। तो जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ रखी है रिवीजन उन्हीं के लिए है। अगर आपको लगता है कि सर पता नहीं क्या बता रहे हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जो सीरियस एस्पायरेंट है वही इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है कि आप इसमें देखते रहें और अपना टाइम बर्बाद करते रहें। आप पहले पढ़िए। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है, तो चोल जो राजा थे या चोल शासक थे वहाँ से उनकी जानकारी मिलती है। चोल राजाओं का शासन जो है वो साउथ इंडिया में तमिलनाडु, मैंने आपको बोला। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी एलोरा थी। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण वन ने करवाया था। राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो उन्होंने लिखी कवि राजमार्ग। राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था। कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर। ठीक है, तो इन्होंने एक तरह से दुनिया को इन्होंने दिया। पंपा 3 तो महान कवि पंपा, पोन्ना और रान्ना, और उसके बाद कैलाश मंदिर। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण हुआ था, तो पल्लव राजवंश के दौरान। पुलकेशिन द्वितीय का महानतम शासक कौन था, वातापी के चालुक्य। ठीक है, तो पुलकेशिन जो द्वितीय था वो वातापी के चालुक्य डायनेस्टी का एक महान राजा था जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। तो इतिहास में काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है कि इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, तो हर्षवर्धन जो कि इधर कन्नौज वगैरह में राज करते थे, तो इन्होंने डिफीट किया था। तो ये एक तरह से काफ़ी हर्षवर्धन, तो इतिहास में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये युद्ध माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रवि कीर्तिक जो एक जैन थे और उन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी। किसका प्रशिक्षण प्राप्त था, तो उन्हें पुलकेशिन द्वितीय का जो संरक्षण प्राप्त था एक तरह से। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है, राजस्थान में है। आपको मुझे कमेंट करके बताना किसने बनवाया था ये पुस्तक। कथा कथित सागर या कथा सरित सागर किसने लिखी थी, तो ये सोमदेव ने लिखी थी। हर्षचरित
के लेखक कौन है? बाण भट्ट। काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये चंदेल राजपूतों ने कराया था। किस प्रतिहार के राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? मिहिर भोज ने। ठीक है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? मिहिर भोज था। उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो ह्यून सांग। आप मुझे बताइए जो फाहीन आया था वो किसके दरबार में आया था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, आपको याद रखना है, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में वो भारत आया था। और जो फाहियान है वो हर्षवर्धन के समय आया था। सॉरी, ये क्या नाम, ह्यून सांग, वो हर्षवर्धन के समय आया था। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे बोला जाता है? तो ये ह्यून सांग को बोला जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? ये तो पुलकेशिन II था, अभी मैंने आपको बताया। इसी ने पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को हराया था। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा करी गई? तो इस हर्षवर्धन के द्वारा करी गई। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम अकर ये है मोहम्मद बिन बख्तियार। और आपको मैं बता दूं जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो प्रेजेंट में पाकिस्तान का जो इलाका है वहाँ पर है। ठीक है, हिंदुस्तान में अभी जो हमारा विश्व धरोहर एक तरह से नालंदा विश्वविद्यालय वो बिहार में है। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। और दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 तक शासन किया था? तो एक कश्मीर वाले हिस्से पर किया था। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का क्या नाम था? तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम था। और मैं बता दूं आपको मोहम्मद बिन कासिम ही वो व्यक्ति था, मोहम्मद बिन कासिम वही व्यक्ति था जिन्होंने सबसे पहले जजिया टैक्स जो है वो हिंदुस्तान के लोगों पर लगाया था। और हिंदुस्तान के जब लोगों पे लगाया था तो इन्होंने बच्चों को छोड़ दिया था, चाइल्ड, महिलाओं पर नहीं लगाया था। ठीक है, उसी तरह से ब्राह्मण थे उन पर नहीं लगाया था। ठीक है, तो और भी 2-3 और थे जहाँ पे इन्होंने नहीं लगाया था। तो उसके बाद सवाल बनता है कि ब्राह्मणों पे सबसे पहले जो जजिया लगाया था, एक इम्पॉर्टेंट टैक्स है इतिहास में, ब्राह्मणों पर सबसे पहले जो जजिया लगाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक FST। उसके बाद फिर अकबर आए थे, अकबर ने इसको हटा दिया था। अकबर के बाद फिर औरंगजेब ने फिर लगाया था इसको। औरंगजेब के बाद फिर हम बात करें आई थिंक मोहम्मद शाह ने फिर इसको हटा दिया था, कुछ ऐसे था। ठीक है, तो ये जजिया का काफ़ी इतिहास पुराना है, आपको पता होना चाहिए ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने ही पराजित किया था। पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी हार गया था, मतलब पृथ्वीराज ने हरा दिया था, मोहम्मद गौरी को हरा दिया था फिर दूसरी लड़ाई में। और तराइन बोलते हैं, तराइन का युद्ध आई थिंक जो दूसरा वाला था 1192 में हुआ था। पहली जो लड़ाई है वो 1191 में हुई थी। अगर पृथ्वीराज चाहते तो पहली युद्ध में इसको मोहम्मद गौरी को मार के वो मुस्लिम जो भारत में आगमन था उसको मतलब एक तरह से रोक सकते थे, बट इतिहास तो वही होता है, गलतियों का समावेशी इतिहास है, तो अब तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो उसके बाद भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर बना था जिन्होंने 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी। आप मुझे कमेंट करके बताइए किस किस के बीच में हुई थी पानीपत की लड़ाई प्रथम जो हुआ था। तो किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तो तराइन का दूसरा युद्ध। दिल्ली सुल्तान का शासक जो है वो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा एक तरह से पहला जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था जो कि स्लेव था। तो स्लेव जो मोहम्मद गौरी का वो था। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी इसको इसलिए बोलते हैं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी जो आपको हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है लाइक मस्जिदों के नीचे मंदिर है इस तरह में, तो अभी 2.5 दिन के झोंपड़े के ऊपर भी काफ़ी बवाल चल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। एक तरह से ये भी मंदिर कह रहा हूँ, मस्जिद का ही टाइप है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, कहीं पे 2.5 दिन है कहीं पे 2.5 दिन है, जो भी है। और ये बोला जाता है कि ये 2.5 दिन में मतलब ये कंप्लीट हो गया था, मतलब ये 60 घंटे में इन्होंने बनवा दिया था, इसीलिए इसको 60 घंटे बोले तो 2.5 दिन में कंप्लीट हो गया था, इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा पड़ गया है। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बना? तो 13वीं शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बना है। दिल्ली के सुल्तान का पदन संभालने वाले बलबन के सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नसीरुद्दीन का वो प्रधानमंत्री था। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश सबसे ज़्यादा मतलब एक तरह से प्रभावी शासक था। चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के समय ही चंगेज़ खान का मतलब अटैक हुआ था।
प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौराज का प्रवर्तन किसने किया? तो बलबन ने किया। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? तो सैयद एवं लोदी। स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर सानी वाला कहने वाला हिंदुस्तान का जो सुल्तान था वो था अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपा था? तो मलिक काफूर को सौंपा था। ठीक है, इसको 1000 दिनारी बोलते हैं। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ही था। वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित करने का फैसला किया था, किसके समीप है? तो ये औरंगाबाद के समीप है। मनियारों का राजकुमार किसे बोला जाता है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है। लोदी वंश का संस्थापक बहलो लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो वंश है वो लोदी वंश है, और यहाँ पर जो है वो इब्राहिम लोदी था लास्ट में, इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था बाबर के साथ में, जिसको हम पानीपत की पहली लड़ाई बोलते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, जहाँ पर बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। तो बाबर के जीतने के बाद जो है वो मुग़लों का यहाँ पर मुग़लों का एक तरह से वर्चस्व हो गया था हिंदुस्तान में। उन्होंने अपना एक नया मुग़ल वंश शुरू कर दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सूफ़ी परंपरा में पीर का क्या मतलब है? तो सूफ़ियों का जो गुरु होता है उसको पीर बोलते हैं। सूफ़ी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो सिलसिला है उसका नाम। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने किस प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो असमिया भाषा का इस्तेमाल किया था। एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ किसका है? तो कन्फ्यूज़वाद एक धर्म है उसका है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो संगम वंश ने। हरिहर और बुक्का दो व्यक्ति थे, दो भाई थे। ठीक है, तो गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो ये हरिहर द्वितीय। कृष्णदेव राय किस राज्य के थे? तो ये राजवंश विजयनगर के शासक थे। तो आई थिंक ये तालुक वंश के थे। तेलुगु कृत्य अमुक्त मालव्य का लेखक कौन है? तो कृष्णदेव राय। हम्पी के स्मारकों का समूह का निर्माण किसने किया? 1565 ईस्वी में। ठीक है, तो मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका नाम है। गोल गुंबज कहाँ पर है? तो बीजापुर में है गोल गुंबज। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया था किसने? राणा कुंभा ने बनवाया था, बाबर। तो ये जब बाबर ने भारत पर किस वर्ष में आक्रमण किया था? तो 26 में आक्रमण किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था बाबर तथा लोदी साम्राज्य में इब्राहिम लोदी के द्वारा ये लड़ा गया था। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वही हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध आप मुझे बताइए किसके विद में हुआ था? आप मुझे कमेंट करके बताना है कि जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ था। वैसे मैं आपको बता दूं ये अकबर और हिमू के बीच में हुआ था। ठीक है, बाबर में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किया था, मतलब भारत में सबसे पहले। तो बाबर जो है उधर जो उज्बेकिस्तान वाला हिस्सा है वहाँ से इसके पास उस टाइम पे मतलब सबसे पहले बोला जाता है कि हिंदुस्तान में जो तोपों का यूज़ है वो बाबर ने ही किया था युद्ध में। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो ये कन्नौज का जो युद्ध हुआ था जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। तो शेरशाह सूरी ने इसको इतना कूटा था कि इसको भारत छोड़ना पड़ा था, और जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 1555 के आसपास, तो ये हिंदुस्तान में फिर से वापस आ जाता है और फिर वह मुग़ल वंश को कंटिन्यू करता है। तो मुग़ल वंश करीब 15 साल तक भारत में नहीं था, और शेरशाह सूरी की शायद से मृत्यु ना होती तो वापस से ये नहीं आते। ठीक है, कन्नौजी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1540 में मैंने आपको बताया। हुमायूं का मकबरा जो था उसके वास्तुकार का नाम क्या है? मिरक मिर्ज़ा गियाथ। अकबर 13 वर्ष की आयु में सम्राट बन गया था। पानीपत की द्वितीय जो लड़ाई है वो हेमू और अकबर के बीच में हुई थी, मैंने आपको बताया। तो अकबर की तरफ से जो लड़ रहा था इसका सेनापति, आपको उसका नाम यदि मैं बताऊं तो ही वॉज, जो अकबर की तरफ से लड़ रहा था वो था बैरम खान। ठीक है, बैरम खान। तो बैरम खान ने ही पहले जो अकबर की तरफ से लड़ाई करी थी, क्योंकि अकबर बहुत छोटा था उस टाइम पे। बैरम खान एक तरह से बैरम खान के संरक्षण में था अकबर।
रामायण का अनुवाद फारसी में किसने करा है? बदायूं ने करा है, बदायूं ने। आईने अकबरी पुस्तक के जो लेखक हैं वो अबू फजल। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो हरि विजय व्यक्ति था। हल्दी घाटी की लड़ाई किस किस के बीच में? अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुई थी। बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर किसने दिया था? अकबर ने, ठीक है। तो अभी से उसका नाम फिर से प्रयागराज हो चुका है। तो पहले ये इलाहाबाद जो नाम रख दिया गया था तो अकबर ने रखा था, उसके बाद अभी योगी जी ने आके इसको फिर से प्रयागराज रख दिया है। अकबर का अभिरक्षक कौन था? मैंने आपको बताया बैरम खां था। अभी टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? ठीक है, तो अकबर के ही थे, लेकिन जो टोडरमल का जो ताल्लुकात हैं वो शेरशाह सूरी से भी कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो टोडरमल का जो है वो शेरशाह सूरी, क्योंकि शेरशाह सूरी के बाद से इन्होंने इसके डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया था, एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं अकबर के यहाँ पे आ गए थे वो शेरशाह सूरी, ठीक है। दीन इलाही धर्म जो है वो अकबर ने शुरू करा था। अकबर के एक पुत्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? ये आई थिंक गलत लिखा है, पुत्र नहीं है, एक तरह से ये पुत्र नहीं है बीरबल इसका, ठीक है, ये गलत लिखा है। तो लेकिन एक दरबारी जो उसका वजीर था एक तरह से, तो बीरबल ने ही सिर्फ माना था दीन इलाही को, बाकी किसी ने नहीं माना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल शासक जो था वो अकबर ही था, ठीक है। सवाल आपको पढ़ना है कि गठन हुआ था 1602 ईस्वी में। तो 1602 ईस्वी में जो भारत में शासन कर रहा था वो अकबर शासन कर रहा था। तो अकबर ने भारत में 1605 तक शासन किया है। उसके बाद अकबर के बाद जो इनका पुत्र है वो आ गया था। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? अकबर ने। जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। और आप मुझे बताइए बाबर का क्या अर्थ होता है? आप मुझे कमेंट करिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाबर, बाबर का क्या मतलब होता है, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया? तो विलियम हॉकिंस सबसे पहले आए थे। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया, उसी का नाम खुर्रम का मतलब जो नाम है वो शाहजहाँ है, ठीक है। तो शाहजहाँ जो है वो अकबर का पुत्र है। तो अकबर का पुत्र जहांगीर है, उसके बाद शाहजहाँ जो है वो जहांगीर के बाद आता है, ठीक है। उसके बाद शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्ते ताऊस 1739 में कौन ले गया था? तो ये हुआ था एक्चुअली में, जब ये इतिहास में घटना है, जब आक्रमण किया था किसने, क्या नाम है उस व्यक्ति का, तो नादिर शाह के आक्रमण हुआ था, तो तब वो शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्ते ताऊस अपने साथ ले गया। मोती मस्जिद किस नगर में? आगरा में है मोती मस्जिद। तो आप मुझे बताइए किसने बनवाई थी? मुगल शासन के संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? मुअज्जम, ठीक है, मुअज्जम जो कि इसका पुत्र था। लाल किले का निर्माण किसने कराया? शाहजहाँ ने कराया है, लेकिन अब इस पर भी सवाल है, या तो जितनी भी चीज़ इन्होंने हिंदुस्तान में बिगाड़ी हैं उनको संभालने का काम गवर्नमेंट कर रही है। मुग़ल भवनों में से किसमें यह अन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो ताजमहल के बारे में है। तो ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। शेर खान ने हुमायूं को 1539-40 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया? तो चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। चौसा का 1539 में, उसके बाद हुमायूं फिर लड़ा तो 40 में उन्होंने बहुत कूटा, फिर वो भाग गया था वहाँ से, ठीक है। तो शेरशाह द्वारा स्मिथ ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? पूर्व बंगाल के साथ में। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? बालाजी जनार्दन बानू। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा? शिवाजी को आज तक पकड़ ही नहीं पाए थे, मतलब औरंगजेब उस टाइम तक। शिवाजी जो है वो फेमस थे, माहिर थे वो गोरिल्ला वार पद्धति में। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? तो शाइस्ता खान को भेजा गया था। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगल के विरुद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा, तो ताराबाई, ठीक है। तो ताराबाई ने उस जो शिवाजी का साम्राज्य था उसको आगे बना के रखा था। तो फिर मोहम्मद शाह आए थे। मोहम्मद शाह ने जो छोड़ दिया था, क्या नाम था उसका, के पुत्र का, शाहू जी को, ठीक है। तो शाहू जी को छोड़ दिया था। शिवाजी की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी। लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम को। पेशवाओं का संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस किस के बीच में समाप्त हुआ था, या कौन सी संधि थी? तो संधि पूछी गई है सालाबाई के बीच में, ठीक है। तो संधि हुई थी सालाबाई की संधि।
अंग्रेज़ द्वारा कलकत्ता में निर्मित जो दुर्ग है उसका क्या नाम था, तो उस दुर्ग का नाम था फोर्ट विलियम। ठीक है, क्या नाम था, फोर्ट विलियम। भारत में डच सबसे पहले उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित करी मसूलीपट्टनम में। अंग्रेज़ शासक चार्ल्स द्वितीय को किस राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दान दे दिया गया, तो पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगालियों ने क्या किया, जो कैथरीन ब्रिगेंजा थी उनकी राजकुमारी, उन्होंने चार्ल्स द्वितीय से शादी कर दी और जो पूरा का पूरा जो बम्बई है वो इन्होंने दान में दे दिया। तो ठीक है, तो बम्बई को मिल गया दान में। तो चार्ल्स सेकंड ने क्या करा, बॉम्बे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया कि आप मुझे महीने के महीने कुछ पैसे देते रहो और ये जो इसकी जो बाउंड्री है, ये जो इसका मैनेजमेंट में वो आप देखिए। तो आई थिंक अगर मैं बताना चाहूँ तो ओंगियार एक व्यक्ति थे, ओंगियार, इन्होंने एक तरह से बोला जाता है कि बम्बई का जो संस्थापक है एक तरह से उन्होंने ही मतलब उसके बाद उसका गवर्नर वगैरह की पदवी ली थी। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर किसने स्वागत किया था, तो राजा जमोरिन था। भारत में सबसे पहले आने वाले, सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या बोलते थे, उनको कैलिको बोलते थे। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे, चाय मजबूर। ठीक है, तो चाय का वो व्यापार करते थे। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना करी थी 1699 में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद, सिखों का अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी, ये जमान शाह ने दी थी। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली पर कौन शासक कर रहा था, मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह के टाइम पे ही 1739 में नादिर शाह जो है वो आक्रमण कर रहे थे। और उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद आए थे अहमद शाह। ठीक है, अहमद शाह, और अहमद शाह के टाइम पे अहमद शाह अब्दाली जो है उन्होंने भारत में आक्रमण किया था, वो अफ़गानिस्तान के थे, अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था, शहादत खान। तो शहादत खान ने जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो मुग़ल साम्राज्य है वो उसका विघटन होने लगा और सब लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने की सिलसिला शुरू कर दिया। तो शहादत खान ने अवध को बोल दिया कि अब ये इसका जो संस्थापक है इसका ये अवध जो है वो मुग़ल राज्य से एक तरह से अलग हो गया। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो मैसूर का शासक था। तथाकथित कालकोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है, तो 123 अंग्रेजियों को एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया गया था जिससे अधिकांश की इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये काम किया था सिराजुद्दौला ने, बहुत कूटा था इनको। तो 1757 में प्लासी में युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था, तो मीर जाफ़र ने किया था। अगर ये मीर जाफ़र विश्वासघाती ना होता तो शायद से अंग्रेज का दबदबा इतना नहीं हो पाता। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ी गई थी। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो उन्होंने गोवा के आसपास अपना सेटअप बनाया हुआ था। किस युद्ध में फ्रांसीसियों का भाग्य निर्णय हुआ था, तो वंडीवाश के युद्ध में, जो कि अंग्रेज़ों के वर्सेस हुआ था, इंग्लिशमैन। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने इनको कूट दिया था फ्रांसीसियों को, तो उनका जो वर्चस्व वो ख़त्म हो गया था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया, तो बम्बई में किया था। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले कौन थे, तो दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी, स्वामी विवेकानंद ने। अंग्रेज़ों ने भारत में शिक्षा का माध्यम कब बनाया था, तो 1835 में हंटर कमीशन आया था भारत में। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था, सर सैयद अहमद खान। नए भारत का पैगंबर किसे बोला जाता है, वो राजाराम मोहन राय। इन्होंने मतलब वेस्टर्न कल्चर को बोला कि आप वेस्टर्नाइजेशन अडॉप्ट करिए, वहाँ से नई नई टेक्नोलॉजी सीखे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुराव। ठीक है, वह आयोग जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया, तो चार्ल्स आयोग था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने करी थी। वर्षों पहले हमने नियम के साथ एक वादा किया था, अब वह पूरा करने का समय आ गया। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात किसने कही थी, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है, महात्मा गांधी ने बोला था। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वही ईश्वर है, तो महात्मा गांधी ने ये बात बोली थी। कांग्रेसी नेताओं ने किसको महान
वृद्ध पुरुष कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी पारसी थे ये। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले ये दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। तो हाउस ऑफ कॉमन में चुने गए थे ये। जैसे भारत में संसद है ऐसे वहाँ पे पार्लियामेंट है। भारत में ब्रिटेन की ओर से संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने बोला था, ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से, कि जो अंग्रेज़ हैं वो भारत का पैसा लूट के ले जाते रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में, ठीक है। तो जब महात्मा गांधी की हत्या हुई कि तब किसने कहा था, कोई विश्वास नहीं करेगा ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी अब कभी इस धरती पर चला था, इस धरती पर चला था। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, करेंगे या मरेंगे। गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक भी बोलते हैं इनको। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है, भागवत गीता को। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना करी थी 1915 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, ये लोकमान्य तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। फ्रंटियर गांधी को बोला जाता है खान अब्दुल गफर खान को। लेडी विद द लैम्प बोला जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में भी मतलब प्रख्यात है कि वो क्रीमिया का युद्ध हुआ था, तो इन्होंने बोला कि मुझे लड़ना है वहाँ पर युद्ध में। तो उस टाइम पे लेडीज़ का लड़ना अलाउ नहीं, तो राजा ने मना कर दिया। तो फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बोला कि कम से कम आप मुझे सेवा का मौका दें, जो सैनिक हैं वो जो क्षतिग्रस्त हो गए युद्ध में, मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। तो राजा ने बोला ठीक है आप कर सकते हो। तो उनकी सेवा उन्होंने इतने मन भाव से करी, आदर भाव से करी। और तो मतलब इनके ऐसा बोला जाता है कि हमेशा रात में भी ये लैंप लेके तैयार रहती थी, किसी की आहा वो की आवाज़ हुई, किसी को दर्द हुआ तो तुरंत पहुँच जाती थी उनकी सेवा करने के लिए, इसलिए इनका नाम लेडी विद द लैंप पड़ गया। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे, तो अरविंद घोष। द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया किसका एक समाचार पत्र था, सैयद अहमद खान। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संस्थापक था, तो ये महात्मा गांधी। हरिजन इन्होंने जो व्यक्ति हैं जिनको दलित बोलते थे, बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने इनका नाम हरिजन रखा था महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों को अत्याचार का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा है, दीनबंधु मित्र ने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था, भारत भाग्य विधाता। अपनी उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का उल्लेख किया गया, सन्यासी विद्रोह। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था, अलीपुर बम मामले में, ठीक है। अभिनव भारत नामक संस्था जो थी उसकी स्थापना करी थी विनायक दामोदर सावरकर ने, वीर सावरकर जिसको बोलते हैं। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था, भगत सिंह के अगेंस्ट। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित, तो यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की जो स्थापना थी वो लाला हरदयाल ने करी थी। मंगल पांडे ने 1857 का विद्रोह जो है वो बैरकपुर में, मतलब पहली गोली बैरकपुर में चलाई थी। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था ईस्ट इंडिया कंपनी से। मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने बोला कि तुम्हारे बस की नहीं है, अब हम यहाँ से हिंदुस्तान को चलाएंगे, ठीक है। तो फिर बाइफरकेशन हुआ पावर का। 1857 का विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया, नाना साहिब ने किया था। भारत में सिविल सर्विसेज का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को घोषित किया था इलाहाबाद में। 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन आया था, तो जीवी जोशी आए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रासी प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी की प्रणाली किसने शुरू करी थी, थॉमस मुनरो ने। बंगाल के प्रथम गवर्नर जो जनरल थे वो वारन हास्टिंग थे। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था, तो ये लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट थे। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त सबसे पहले किसने करी थी, मतलब किसका सिलेक्शन हुआ था, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर का हुआ था। कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल रहा, लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, और यही फिर जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे। मतलब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। भारत का सबसे पहला वायसराय आप मुझे बताइए कौन था। कौन सा गवर्नर जनरल ठगी का प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था, तो लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट। इसके ऊपर महाभियोग का कानून भी चला था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन सबसे पहला वायसराय ये था हमारा जी लॉर्ड कैनिंग।
किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जोड़ा गया? लॉर्ड डलहौजी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? माउंटबेटन के। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल होता श्री राजगोपालाचारी। किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में, तो कृषि सुधार में उनको बोल सकते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पास किसने किया? लॉर्ड लिटन ने। भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रणी कौन था? रिपन। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्टेशन से रेल यात्रा प्रारंभ की गई? तो मुंबई या मुंबई। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया? तो नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 विधि नियामक अधिनियम के तहत हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो 1909 में मोंटेमिलो जो रिफॉर्म आया, उन्होंने मतलब ये बोला कि जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है तो वहाँ से मुस्लिम नेता खड़े हो सकते हैं या उन्हीं को चुना जाएगा, तो वहाँ से बोला जा सकता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? 1935 के नियम की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1919 अधिनियम में द्विशासन शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया था? वो थे मॉन्टेगू। 1921 नरेंद्र मॉडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ड्यूक ऑफ कैनॉट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट जो था वो साइमन कमीशन के पर आधारित था। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मंडला जेल भेजा गया था? तो ये 1907 की कहानी है। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन का लक्ष्य था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला? 15 अगस्त 1947। गांधी जी के सच्चे समर्थक जो थे वो कुटीर उद्योगों के थे। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? तो असहयोग आंदोलन जब हुआ उसके बाद। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक थे स्वराज पार्टी के। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए हुआ? तो भारत का भावी जो संविधान है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप द्वितीय युद्ध के बाद हम भारत को आज़ाद करने की कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट कहेगी श्रीमती। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो JB कृपलानी जी थे। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना करी? फॉरवर्ड ब्लॉक में करी थी। और आप मुझे बताइए कहाँ पर करी थी, कौन सी जगह पर करी थी? आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे, सैन फ्रांसिस्को। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतियोगियों ने भाग लिया? तो 72 व्यक्ति थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक A.O. ह्यूम को बोला जाता है। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के लिए विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया? तो जो तुर्की का जो खलीफा था उसके लिए था ये। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। 1916 में लखनऊ जो हमारा सेशन हुआ था, तो 1907 का जो सेशन था उसमें सूरत अधिवेशन में ये दोनों अलग हो गए थे। नरम दल और रल दल के बीच फूट कहाँ पड़ी थी? तो 1907 में कांग्रेस में सूरत अधिवेशन। जैसे मैंने आपको बताया, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ? तो B.R. अम्बेडकर, पूना जेल में हुआ था ये। ठीक है, इसकी भी कहानी कभी फुर्सत में सुनाऊंगा आपको। होम रूल लीग की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग। ठीक है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि साइमन के सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेजी थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु रहे भी हैं। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के अस्तित्व में आया? लॉर्ड कैनिंग के। ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक किसको अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो दादा भाई नौरोजी को। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। और उसके बाद इन्होंने बोला कि इरविन ने कि तुम जो है वो हमारे जो राजा हैं वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन जो राउंड टेबल है वहाँ चले जाइए। और तो गांधी जी ने बोला था कि जो यहाँ पे व्यक्ति हैं तो जो उस टाइम पे भगत सिंह भी जेल में थे। ठीक है, तो गांधी जी से यहाँ पर थोड़ी सी चूक हो गई थी कि वो वहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के चले गए और उस टाइम पे फिर अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी भगत सिंह को। ठीक है, तो इतिहास में गलतियाँ गांधी जी से हुई हैं।
उस राज्य का पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की? तो फजल अली आयोग था। ठीक है। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया? वो गांधी जी ने किया। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुँचे? अहमदाबाद में। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? चंपारण आंदोलन। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? बेलगाम में। ऑल इंडिया जो कांग्रेस जो है अधिवेशन, तो बेलगाम में। और गांधी जी ने 1924 में इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है। 1925 में फिर सरोजिनी नायडू ने करी थी। नमक सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? दांडी में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो सीतारामैया को। और 1939 में हरिपुरा जो सेशन हुआ था वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने मतलब इसका जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट एक तरह से बोलते हैं वो बने थे उस टाइम पे। भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था? शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने शुरू करा गया? तो 1 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन बलिया में किया गया। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया असहयोग आंदोलन। अब ये चौरी चौरा जो कांड है वो कांड नहीं है, वो चौरी चौरा एक्शन नहीं, वो काकोरी जो एक्शन है। अब उसका नाम आपको याद रखना है। इतिहास में जो घटना है वो उसका नाम अब तो उन्होंने आई थिंक काकोरी एक्शन रख दिया है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन कौन से थे? असहयोग, सविनय तथा बहिष्कार। गांधी जी की दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? तो सविनय अवज्ञा का आंदोलन, मतलब प्यार से आप मना कर दीजिए। तो आज मैंने आपको 300 क्वेश्चन डिस्कस करे। पार्ट 2 में हम लोग बाकी के 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस तरह से आपका हिस्ट्री का रिवीजन हो चुका होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको 45 मिनट में 300 क्वेश्चन समझ पाए और जो बाकी जानकारी मैंने दी वो अलग रही। तो आप इस तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में। सो बाय बाय, टेक केयर।